चांदनी के मुंह से राजीव का नाम सुनकर पिंकी और समय दोनों हैरान थे। तभी समय गुस्से में आगे आकर बोला, चांदनी ये क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ समय, ये सब कुछ सच है। मैंने सच में राजीव से शादी कर ली है और मनाली में उसके साथ हनीमून भी मना लिया, चांदनी मासूमियत से बोली। पिंकी का मुंह खुला का खुला रह गया। समय भी ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। पिंकी ने आकर चांदनी की बाह पकड़ी और बोली, तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रही है? इतनी बेशर्मी की बात बोलते वक्त दो पल के लिए सोच तो लिया कर। चांदनी फिर से बोली, इसमें सोचने वाली क्या बात है पिंकी? जो सच है वही तो कह रही हूँ, सच छिपता थोड़ी है। और फिर तुम दोनों ने तो खुद मुझे मनाली में राजीव के कितने करीब देखा था। हम बार बार यूं ही थोड़ी टकराते थे, कुछ बहुत गहरा था हमारे बीच, तभी तो ये सब हुआ। पिंकी और समय एक दूसरे का चेहरा देखने लगे तो चांदनी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, सपने में। पिंकी का मुंह खुल गया और चांदनी जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते देख पिंकी को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में भर की, पागल है क्या, डरा दिया तूने हमें। चांदनी, दिस इज नॉट फेयर यार, समय भी चिढ़कर बोला। चांदनी ने उसकी बांह पकड़ी और हंसते हुए बोली, नाराज क्यों हो रहे हो, छोटा सा मजाक था। दरअसल बात यह है कि मैंने तुम दोनों को जो भी बताया वो झूठ नहीं है। मैंने सच में सपने में देखा था कि मेरे और राजीव की शादी हो गई है और हम दोनों हनीमून के लिए मनाली में ही थे और फिर किसी ने राजीव पर पीछे से वार कर दिया और मैं जोर से चीखी और फिर मेरा सपना टूट गया। समय हैरानी से उसे देखने लगा तो पिंकी ने पूछा, पर चांदनी तू तो उसे ठीक से जानती तक नहीं है, तो अपने सपने में तूने खुद को उसकी पत्नी के रूप में कैसे देख लिया? और उस लड़के को देखकर तो मुझे लगता भी नहीं है कि वो जिंदगी में कभी किसी लड़की से प्यार करेगा। हाँ, शादी भले हो जाए उसकी, जैसे हमारे देश में लोगों की अरेंज मैरिज होती है, पर प्यार, और वो भी तुझसे, सच में ये सब बहुत अजीब है। चांदनी मुस्कुराते हुए फिर से झूले पर आकर बैठी और बोली, बहुत अजीब है पिंकी, सच में बहुत अजीब है। मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, पर उस लड़के के करीब जाते ही मुझे अजीब से एहसास हो रहे थे। कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगता था मुझे, जैसे पता नहीं मैं उसे कब से जानती हूँ। शादी की रात उससे आखिरी बार मिलते वक्त एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी जिंदगी से दूर जा रही हूँ। चांदनी इतना कहकर राजीव के बारे में सोचने लगी। समय उसे एकटक देख रहा था। उसे चांदनी का यूं राजीव को लेकर ये सारी बातें करना अच्छा नहीं लग रहा था। चांदनी को खामोश देखकर पिंकी उसके पास आकर बैठी और बोली, तू उससे बार बार टकरा रही थी चांदनी, और वहां सिया की शादी भी तो हो रही थी। सारा दिन तू शादी के बारे में सोचती रहती थी, शायद इसलिए वो सपना देखा तूने। पर वो धुंधला धुंधला सा नजर आना, वो सब क्या था पिंकी? जिस वक्त वो मुझसे दूर जा रहा था तो मैंने खुली आंखों से देखा कि मेरे और उसके बीच बहस हो रही थी, और मैं उससे कामयाबी या मुझे, दोनों में से किसी एक चीज को चुनने के लिए कह रही थी, और वो मुझसे ये कह रहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे उस पल कुछ समझ नहीं आया कि ये सब मुझे क्यों नजर आ रहा है, इसलिए मेरा सिर चकराने लगा था और मैं बेहोश हो गई चांदनी की बातें सुनकर। पिंकी फिर से कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी समय गुस्से में भड़का, बस करो तुम दोनों, हम सब अपनी दुनिया में लौट आए हैं। अब उस राजीव से हमारा कोई लेना देना नहीं है और चांदनी भी उससे दोबारा कभी नहीं मिलेगी, इसलिए उसके बारे में बातें करके फिर से अपने दिमाग पर प्रेशर देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम चांदनी? दोनों ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो समय ने चांदनी की एक बुक उसे देते हुए कहा, ये ले तेरा नोवेल, मेरे बैग में रह गया था। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट, चांदनी और पिंकी एक साथ बोली तो समय जाने लगा, पर 2 कदम चलकर उसके कदम रुक गए और वो पलटकर बोला, अरे हाँ, मैं तुम दोनों को बताना भूल गया, कल मैं अपनी कंपनी की तरफ से 1 महीने के टूर पर जा रहा हूँ। वो पिंकी और चांदनी दोनों एक साथ चीखी। समय मुस्कुराते हुए उनके पास आकर बोला, आई एम सॉरी, मुझे तुम सबको ये बात मनाली जाने से पहले बता देनी चाहिए थी, पर मैं सबका मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि सिया की शादी के बाद तुम सबको ये बात बताऊंगा। कल शाम की फ्लाइट है मेरी। चांदनी गुस्से में भड़की, तो जाओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो, जाकर पैकिंग करो और जाने से पहले मिलने भी मत आना, क्योंकि हम तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, है ना पिंकी? और क्या, दोस्तों से बातें छिपाने वाले को भला कौन मिस करेगा? तुम जाओ, हम तुम्हारे बिना ही खुश रह लेंगे,
और खूब पार्टी करेंगे। पिंकी के इतना कहते ही समय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आगे बढ़कर दोनों को अपने गले से लगाया और बोला, मैं सच में नहीं जाना चाहता पिंकी, पर मेरा जाना जरूरी है। ये ट्रिप मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है, पर तुम दोनों ऐसे मुझसे नाराज रहोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। चांदनी मुस्कुराए और बोली, तुम जाओ समय और खूब तरक्की करो, यही चाहते हैं हम दोनों तुमसे नाराज नहीं हैं, बस तुम्हें बहुत मिस करेंगे। जल्दी से जाओ और जल्दी आ जाओ। समय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी पिंकी भी बोली, समय कान्हा जी तुम्हें तुम्हारे काम में सक्सेस दे, बस यही प्रे करूंगी मैं भगवान से। समय ने पिंकी के गाल को छुआ और बोला, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हम रोज वीडियो कॉलिंग पर बातें करेंगे और एक दूसरे को अपने पूरे दिन की बातें भी बताएंगे, प्रॉमिस। दोनों एक साथ बोली। तो समय ने चांदनी की ओर देखकर कहा, हाँ तू अपना ख्याल रखना, और तू चांदनी, नानी की बातों को एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। प्लीज उनसे बहस मत करना और बदतमीजी तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? अरे यार, जिसे देखो यही ज्ञान मुझे बांट रहा है। मुझे क्या पागलपन के दौरे पड़ते हैं जो मैं उनसे बेवजह बहस करूंगी, चांदनी चिढ़कर बोली। तो समय और पिंकी एक साथ बोले, हाँ। चांदनी का गुस्से में मुंह खुल गया। समय हंसते हुए आगे आया और उसे फिर से गले लगाकर बोला, गुड नाइट। गुड नाइट समय, चांदनी भी बोली। समय ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और वहां से जाने लगा। पिंकी और चांदनी दोनों उसे जाते देख रही थी। समय ने पलटकर चांदनी की ओर देखा और मन ही मन बोला, इस ट्रिप से वापस आते ही मुझे कंपनी की तरफ से एक फ्लैट और गाड़ी अलॉट हो जाएगी चांदनी। उसके बाद मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। समय ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाकर बाय किया और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही चांदनी और पिंकी एक दूसरे को उदासी भरी नजरों से देखने लगी। तभी अमित वहां आकर बोला, ये समय आया और चला भी गया, क्यों? वो कल ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है, शायद पैकिंग वगैरह करनी होगी उसे, चांदनी बोली। ओह हाँ, उसने बताया था। समय ने इतना कहा ही था कि तभी पिंकी की माँ प्रीतो पास वाले घर से चीखी, पिंकी आजा पुत्र, खाना लग गया है। उनकी आवाज सुनकर पिंकी ने छत से नीचे देखा और बोली, आई मम्मी जी, और दौड़ती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही अमित चांदनी से बोला, तुझे भी माँ बुला रही है। गांव की जमीन के केस का क्या हुआ? तभी चांदनी ने सवाल किया। अमित 2 पल सोचकर बोला, कुछ नहीं, केस की तारीख आगे बढ़ गई है, तू नीचे आ जा। आती हूँ। चांदनी के इतना कहते ही अमित वहां रखी समोसे की प्लेट और कॉफी मग उठाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही चांदनी सोच में पड़ गई। तभी आसमान में बादल उमड़ने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। चांदनी उठकर नीचे आई। उसे देखते ही उसकी चाची बोली, अच्छा हुआ तू आ गई चांदनी, खाना लग गया है, आजा। समोसों से मेरा पेट भर गया है चाची, और मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर चांदनी अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी विमला बोल पड़ी, पहले बर्तन साफ कर दे फिर सोना। उनके इतना कहते ही चांदनी के कदम रुक गए। अनु तुरंत अपनी माँ के पास आकर बोली, माँ वो ट्रेवलिंग करके आई है, थकी हुई है, सोने दीजिए उसे। थकी हुई है तो क्या खाया पिया नहीं है इसने जो ये काम नहीं कर सकती है? विमला का सवाल सुनकर चांदनी गुस्से में किचन में जाने लगी। अनु ने अपनी माँ को घूरा और तेजी से उसके पीछे जाते हुए बोली, चांदनी रहने दे, मैं कर लूंगी। विमला भी उसके पीछे ही किचन में आई। चांदनी ने अपना कॉफी मग और समोसे की प्लेट उठाई और उसे साफ करने लगी तो अनु उसके पास आकर बोली, रहने दे चांदनी, मैं कर लूंगी। चांदनी ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने मग और प्लेट धोए और विमला के पास आकर बोली, 3 दिन में मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर आई हूँ और आने के बाद मैंने सिर्फ इस मग में कॉफी पी है और इस प्लेट से समोसे उठाकर खाए हैं, तो मैंने ये दोनों साफ कर दिए, अब खुश। विमला का गुस्सा और बढ़ गया, पर चांदनी उन्हें घूरते हुए प्लेट और मग किचन प्लेटफॉर्म पर रखने लगी तो विमला बोल पड़ी, मनहूस होने के साथ साथ बदतमीज भी है। उनके इतना कहते ही चांदनी के हाथ रुक गए। अनु गुस्से में अपनी माँ के पास आकर बोली, माँ, अगर आप यहाँ मेरे घर में खड़ी होकर मेरी ही बेटी के बारे में ये सब कहने आई है तो मैं अमित से कह देती हूँ, वो आपको अभी और इसी वक्त बस स्टॉप छोड़ आएगा। क्या गलत कह दिया मैंने अनु? सच ही तो कहा है, यही तो मेरी बेटी और दामाद को खा गई है। विमला के इतना कहते ही चांदनी ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा मग और प्लेट फर्श पर फेंक कर तोड़ दी। ये देखकर अनु की आंखें खुली की खुली रह गई।
कुछ गिरने की आवाज सुनकर धीरज और अमित भी किचन में आ गए। हाँ, सबको खा जाती हूँ मैं, ये कप और प्लेट भी खा गई और अब आपको भी खा जाऊंगी, इतना कहकर चांदनी भनभनाती हुई अपने कमरे की ओर चली गई। तो विमला बोली, बदतमीज लड़की, बिल्कुल अपनी दादी पर गई है, पता नहीं ये यहाँ आती ही क्यों है। अमित गुस्से में बोला और चांदनी के पीछे चला गया। उसके जाते ही धीरज विमला के पास आकर बोले, बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ माँ, आप चलकर खाना खा लीजिए, आइए। धीरज विमला को वहां से ले गए। उनके जाते ही अनु ने फर्श पर पड़े टुकड़ों को देखा और रोते हुए उन्हें उठाने लगी। इधर रूम में आते ही चांदनी ने टीवी ऑन की और मोटू पतलू देखने लगी। अमित परेशान सा उसके कमरे में आया तो उसे टीवी देखते देख दरवाजे पर ही रुक गया, फिर उसके पास आकर बैठा। तू ठीक है? उसने पूछा। तो चांदनी तुरंत बोली, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तकिए में मुंह छिपाकर रो रही हूँ। अमित ने कुछ कहना चाहा तो चांदनी फिर से बोली, मैं क्या तुम्हें किसी पुरानी हिंदी फिल्म की दुखियारी हीरोइन लग रही हूँ जो बेवजह आंसू बहाऊंगी, और वो भी उस बुढ़िया की बातें सुनकर। अमित अपना सिर पकड़कर बोला, सच में वन पीस है, पता नहीं अपने पति का क्या हाल करेगी। इतना कहकर अमित उठकर जाने लगा तो चांदनी ऊंची आवाज में चीखते हुए बोली, अगर उसने मेरे साथ बदतमीजी की तो उसका भी सिर फोड़ दूंगी। सीढ़ियों से नीचे आ रहा अमित ये सुनकर मुस्कुरा दिया। चांदनी टीवी देखते हुए फिर से बड़बड़ाए, अब की बार इस बुढ़िया की ऐसी बैंड बजाऊंगी कि दोबारा मेरे घर कभी नहीं आएगी। फिर मुंह बनाकर टीवी देखने लगी। विमला डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए आई तो अनु गुस्से में उन्हें खाना परोसने लगी। विमला उसे देखकर बोली, अगर गुस्से में मुझे खाना खिला रही है तो मुझे नहीं खाना तेरा खाना। विमला के इतना कहते ही अनु ने उनके आगे से प्लेट उठाए और बोली, ठीक है आपकी मर्जी। अनु, ये क्या बचपना है? इतना कहकर धीरज ने उसके हाथों से प्लेट ली और खुद उन्हें खाना परोसने लगे। तभी अनु की नजर चांदनी के कमरे से आ रहे अमित पर पड़ी। उसने तुरंत पूछा, चांदनी? अमित खाने के लिए बैठते हुए बोला, टीवी देख रही है। अनु ने सुकून की सांस ली और अमित को खाना परोसने लगी तो वो बोला, मुझे बस दाल चावल खाने हैं। अनु उसकी प्लेट में दाल चावल निकालने लगी। तभी विमला खाना खाते हुए फिर से बोली, बहुत मोटी चमड़ी है उस लड़की की, इसलिए तो इतना सुनाने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके इतना कहते ही अमित ने गुस्से में अपनी प्लेट उठाए और अपने कमरे में चला गया। उसे जाते देख विमला फिर से बोली, मेरे आते ही मेरे ही बच्चे ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ, जबकि मैं तो अपने नाती को उस मनहूस की परछाई से बचाना चाहती हूँ। नहीं चाहती हूँ मैं कि उसका बुरा साया मेरे नाती पर पड़े। आखिर इकलौता बच्चा है वो मेरी बेटी का, इकलौता नहीं है वो माँ, मेरे 2 बच्चे हैं, अमित और चांदनी। ये सच आप जितनी जल्दी मान ले उतना अच्छा होगा, अनु चिढ़कर बोली। तभी धीरज बोले, माँ आप खाना खाइए और अनु तुम भी। डाइनिंग टेबल इसलिए होता है ताकि खाने के वक्त सारा परिवार साथ बैठकर कुछ अच्छे पल जी सके, इसलिए प्लीज चुपचाप खाना खाओ। दोनों चुपचाप खाना खाने लगी। इधर पिंकी भी अपने घर खाना खा रही थी। उसकी मम्मी जी ने उसके पापा जी की ओर देखा तो उन्होंने कुछ इशारा किया। उन्होंने पिंकी की प्लेट में रोटी रखते हुए कहा, पुत्र वो मुझे तुझे कुछ बताना है। जी मम्मी जी, बताए ना, पिंकी ने तुरंत पूछा। उसकी मम्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, पुत्र मैंने और तेरे पापा जी ने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। उनके इतना कहते ही पिंकी का निवाला उसके मुंह के पास आकर ही रुक गया और वो हैरानी से अपनी मम्मी जी की ओर देखने लगी। तो उसकी मम्मी जी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, पुत्र लड़का कोई अनजान नहीं है, तेरे पापा जी के दोस्त का बेटा है। यही मुंबई में रहते हैं वो लोग और खुद का बिजनेस है उनका। बहुत अच्छा लड़का है और परिवार भी बहुत अच्छा है। कल एक शादी में मैं उस लड़की से मिली भी, पहली ही मुलाकात में दिल जीत लिया उस लड़के ने हमारा। मुझे तेरे लिए वो लड़का एकदम सही लगा पुत्र, इसलिए कल मैंने उन्हें घर पर इनवाइट किया है ताकि तू भी मनमीत से मिल ले। पिंकी सोच में पड़ गई। तभी उसके पापा जी बोले, पिंकी इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तुझे पुत्र, पर फिर भी कल उससे मिलने के बाद अगर तू इनकार करेगी और तुझे मनमीत पसंद नहीं आया तो हम बात वही खत्म कर देंगे। ये तेरे पापा जी का वादा है। हाँ पुत्र, अगर तुझे मनमीत पसंद आएगा तो ही ये रिश्ता तय होगा, वरना नहीं। मिलेगी ना मनमीत से? पिंकी की मम्मी जी ने पूछा। तो पिंकी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसकी मम्मी जी और पापा जी बहुत खुश हुए। दूसरी ओर तेज बारिश में एक औरत अपनी गोद में
एक छोटे से बच्चे को लिए भाग रही थी और कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। तेज बारिश की वजह से बर्फ के पहाड़ों पर धुंध सी छाई हुई थी, इसलिए उस औरत का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। कहाँ तक भागेगी, कितनी दूर तक भागेगी, कभी तो तेरे कदम थमेंगे। इतना कहते हुए एक गुंडा उसके बहुत करीब आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, पर वो औरत बच्चे को गोद में लिए झुक गई, जिससे उस गुंडे का बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस औरत ने बच्चे को संभाला और फिर से भागने लगी, पर तभी उस गुंडे ने उसका एक पैर पकड़कर खींच लिया, जिससे बच्चा उसके हाथों से उछलकर सड़क के किनारे दूर बर्फ पर जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वो औरत जोर से चीखी, मेरा बच्चा। तभी बाकी गुंडों ने आकर उस औरत को पकड़ लिया। वो औरत खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए सिर्फ अपने रोते हुए बच्चे को देख रही थी। तभी एक गुंडे ने उस बच्चे को उठाया और मुस्कुराते हुए उस औरत की ओर बढ़ने लगा। वो औरत रोते हुए बोली, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, जाने दो हमें यहाँ से। उस गुंडे ने उस औरत के पास आकर मुस्कुराते हुए उस बच्चे की ओर देखा और फिर उस औरत की ओर देखते हुए उस बच्चे को खाई की तरफ उछाल दिया। ये देखकर वो औरत जोर से चीखी तो एक गुंडे ने उस पर चाकू से वार कर दिया। उसकी चीख सुनकर बस में सो रहे राजीव की घबराकर नींद टूट गई। उसने अपने आसपास देखा तो कुछ लोग बस में सो रहे थे तो कुछ मोबाइल चला रहे थे। उसने घबराकर अपने सिर पर हाथ रख लिया तो उसे पसीना महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे का पसीना पोंछा और फिर अपने बैग से बोतल निकालकर पानी पीने लगा। कुछ देर बाद उसने थोड़ा अच्छा महसूस किया। तभी बस रुक गई और ड्राइवर बोला, यहाँ 15 मिनट बस रुकेगी, अगर किसी को चाय नाश्ता करना हो तो वो कर सकता है, सामने ही ढाबा है। उसके इतना कहते ही लोग बस से उतरने लगे, पर राजीव वहीं बैठा रहा और उस सपने के बारे में सोचने लगा जो उसने थोड़ी देर पहले देखा था। वो मन ही मन खुद से बोला, पता नहीं इस तरह के सपने मेरा पीछा कब छोड़ेंगे, क्यों बार बार मुझे ऐसे ही सपने परेशान करते हैं, क्यों उस सपने वाली औरत का चेहरा नजर नहीं आता मुझे, कब छूटेगा मेरा पीछा इन सपनों से, कब। वो गुस्से में बस से उतरा और ढाबे की ओर बढ़ने लगा। इधर चांदनी अपने कमरे में सो रही थी। तेज बारिश की वजह से हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से उसके कमरे की खिड़की के पल्ले बार बार आपस में टकरा रहे थे, जिनकी आवाज से चांदनी की नींद खुल गई। वो उठकर बैठी और उसने खिड़की की ओर देखा। खिड़की के पल्लों को आपस में टकराता देख चांदनी बेड से उठकर खिड़की के पास आई और उसे बंद करने लगी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने घबराकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। वो डर गई और डरते हुए फिर से खिड़की बंद करने लगी। तभी कोई बहुत तेजी से उसके पीछे से निकला। चांदनी ने तुरंत पलटकर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उसने घबराए नजरों से चारों ओर देखा और पूछा, कौन है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने घबराकर 2-3 कदम बढ़ाए और फिर से पूछा, मैंने पूछा कौन है। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला, पर तभी उसे अपने सामने किसी की परछाई नजर आई। उसे समझते देर नहीं लगी कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने हिम्मत की और पलटी। तभी किसी ने उसे पकड़कर उसके मुंह पर हथेली रख दी और बोला, चिल्लाना मत चांदनी, मैं हूँ राजीव। राजीव को देखते ही उसने गुस्से में उसका हाथ अपने होठों से हटाया और बोली, राजीव ये क्या तरीका हुआ, अभी डर से मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। राजीव उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, मेरे रहते किसी की इतनी हिम्मत चांदनी, जो तुम्हारे करीब भी आए। चांदनी ने गुस्से में उसे खुद से दूर धकेल दिया और मुंह बनाकर जाने लगी, पर राजीव ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और बहुत प्यार से उसे देखने लगा। क्या कर रहे हैं राजीव, भीगे हुए हैं आप और मुझे भी गीला कर रहे हैं, चांदनी चिढ़कर बोली और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पर राजीव ने उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, मेरे प्यार की बारिश में तो भीग ही चुकी हो, तो मौसम की बारिश में भीगने से कैसा डर। चांदनी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसने राजीव के गले में अपनी बाहें डाली और बोली, इतनी रात को इतनी तेज बारिश में सरकार के यहाँ आने का कारण जान सकती हूँ। राजीव ने उसकी आंखों में देखते हुए अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखे और उसे अपने करीब लाकर बोला, तुमसे मिलने के लिए राजीव को वक्त की बंदिशों में बंधना पसंद नहीं है चांदनी, तुम मेरी हो और जब मेरा दिल करेगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकेगी, समझी तुम।
चांदनी उसकी आंखों में देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। राजीव ने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ और पूछा, चांदनी मुझसे शादी करोगी? चांदनी एकटक उसे देखने लगी। तभी राजीव फिर से बोला, आज, अभी, इसी वक्त नहीं रह सकता हूँ मैं तुम्हारे बिना। मैंने तुम्हें आज ऑफिस में बताया नहीं, पर तुम्हारे बिना पिछले 3 दिन मैंने कैसे बिताए हैं ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुमसे दूर जाकर मैं इतना तड़पने वाला हूँ तो मैं बेंगलुरु कभी नहीं जाता। राजीव की बातें सुनकर चांदनी की आंखें भर आई। उसने अपने चेहरे को छू रही उसकी उंगलियों को पकड़ा और बहुत प्यार से बोली, पिछले 3 दिन तो मैंने भी एक एक पल गिनकर गुजारे हैं राजीव। ऐसा एक पल नहीं गुजरा जब मैंने आपको याद ना किया हो। बहुत मिस किया मैंने आपको। राजीव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत चांदनी की कलाई पकड़ी और बोला, चलो अभी तुम्हारे घर वालों से बात कर लेते हैं शादी की। पागल हो गए हैं क्या आप? चांदनी उसे रोकते हुए बोली। राजीव उसकी ओर देखने लगा तो चांदनी गुस्से में भर कि आधी रात को किसी लड़की के कमरे से निकलकर उसके घर वालों से शादी की बात करेंगे तो लड़की नहीं बल्कि जूते मिलेंगे। सुबह बात करते हैं ना। अरे पर मुझसे सुबह का इंतजार नहीं होगा, राजीव बोला। ये सुनकर चांदनी को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए राजीव के गाल को चूमा और बोली, राजीव आप सच में बहुत अजीब है, कभी भी कुछ भी करते हैं। अभी बात करेंगे तो क्या अभी हमारी शादी हो जाएगी? राजीव सोच में पड़ गया तो चांदनी ने पूछा, नहीं ना, तो अभी आप जाइए और सुबह जेंटलमैन की तरह आकर मेरे घर वालों से मेरा हाथ मांगिएगा। मेरे घर वाले इनकार नहीं करेंगे, फिर हम शादी करेंगे। सच्ची? राजीव ने पूछा तो चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, मुच्ची अब जाए। राजीव ने बहुत प्यार से चांदनी को देखा और फिर उसके माथे को चूमकर बोला, आई लव यू चांदनी। चांदनी उसके आई लव यू का जवाब देने जा ही रही थी कि तभी अनु ने दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा, चांदनी किससे बातें कर रही है? ये सुनकर दोनों ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।